नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। दीपावली, भैया दूज, इस त्योहारी मौसम है। तमाम त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। एक अरसे के बाद, या यूँ कहे एक अंतराल के बाद, अरसे के नहीं एक अंतराल के बाद आज हम फिर आपका खास कार्यक्रम मंथन लेकर आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। पिछले कुछ समय से भारतीय राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग का ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग होती क्या है, सियासत में इसके मायने क्या हैं और राजनीति में इस शब्द की शुरुआत कहाँ से और कब हुई। दरअसल भारतीय राजनीति में इस शब्द का इस्तेमाल सांसदों और विधायकों को प्रलोभन देकर, प्रलोभन से तोड़कर करने के मायने में इस शब्द का उपयोग किया गया। जब किसी फायदे के लिए या किसी सरकार को स्थिर करने के लिए या कोई नई सरकार बनाने के लिए सांसदों या विधायकों को पाला बदल के लिए लालच दिया जाता है, उन्हें मजबूर किया जाता है, या और भी कई तरीके हैं, उनका हृदय परिवर्तन किया जाता है, तो इसे हॉर्स ट्रेडिंग का नाम दिया जाता है। कहीं कहीं बाजरा भी चलता है। नगर निगम और नगर निकाय के अगर चुनावों के बाद जब कहीं ये पहले हुआ करता था, अब तो खैर नहीं, अब तो सीधे मेयर और तमाम डायरेक्ट इलेक्शन होता था, लेकिन जब पहले डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता था मेयर का या अन्य जो नगर निकाय के चुनाव होते थे, तो फिर वहाँ बाजरा फेंका जाता था। ये शब्द भी खूब चर्चित रहा है। एक बार फिर से हॉर्स ट्रेडिंग का मामला सुर्खियों में है, चर्चा में है, और वो राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति सत्ता में है, और एक बार फिर से आरोप लगा है बीजेपी पर कि बीजेपी ने टीआरएस के 4 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, उन्हें आर्थिक प्रलोभन दिया गया। मंथन आज इसी पर। टीआरएस की सरकार, चंद्रशेखर राव की सरकार अस्थिर करने के लिए, एक चंद्रशेखर राव ने भी कहा कि उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह षड्यंत्र किया है, और ये तेलंगाना से आने वाले एक केंद्रीय मंत्री इस पूरे घटनाक्रम के कर्ता धर्ता है। उन्होंने खुलकर नाम लिया उन केंद्रीय मंत्री का। ये पूरा आरोप प्रत्यारोप रहा। एक अपडेट भी इस वक्त आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी कल तेलंगाना हाईकोर्ट जाएगी और इस बात की मांग करेगी कि जो आरोप टीआरएस की तरफ से या चंद्रशेखर राव केसीआर की तरफ से लगा है, जी किशन रेड्डी का नाम लिया है, जो केंद्रीय मंत्री पहले गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे, अब कोई दूसरा डिपार्टमेंट है उनके पास। जी किशन रेड्डी को चंद्रशेखर राव ने कटघरे में रखा और कहा कि पूरा जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो अपने शीर्ष नेतृत्व के कहने पर जी किशन रेड्डी कर रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट जाएगी तेलंगाना और सीबीआई जांच की मांग के लिए एक अर्जी भी देगी। देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज चूंकि हम जितना लोकतंत्र को बचाने की बात होती है, जितनी लोकतंत्र की अस्मिता की रक्षा करने की बात होती है, लोकतंत्र तो नहीं कहेंगे, लेकिन लोकतंत्र नीलाम हो रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बनी बनाई सरकारें आज से नहीं, बहुत पहले से तोड़ी जाती रही, और कांग्रेस ने भी ये काम खूब किया है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये कर रहे हैं। कांग्रेस के समय बनी बनाई सरकारें बर्खास्त कर दी जाती थी। अंतर सिर्फ इतना है कि ये हृदय परिवर्तन करते हैं। दरअसल भारतीय राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग की शुरुआत 1967 में हुई थी। वो अक्टूबर का महीना था। 1967 में हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने 15 दिनों के भीतर 3 बार दल बदल कर इस मुद्दे की राजनीति को एक तरीके से चर्चा में ला दिया था। उस दौर में आया राम गया राम की राजनीति देश में काफ़ी प्रचलित हो चली थी। इस मौका परस्ती की राजनीति को बंद करने के लिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन आया, और संविधान की 10वीं अनुसूची
जोड़ी गई जिसमें कि पार्टी छोड़कर भागने की प्रथा पर काबू किया जा सके। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग आज भी जारी है। पिछले 5 सालों की बात करें तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में विधायकों ने पार्टी छोड़ने और तोड़ने के साथ साथ दूसरी पार्टियों में भी अपना खुद को वहां स्थापित किया, वहां गए और सरकारें भी बनाई। कई सरकारें और भी इस तरह नहीं बनी। जिन पार्टियों से विधायक गए उन्होंने सामने वाली पार्टियों पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया। राजनीति में नेताओं की इस या विधायकों की या जनप्रतिनिधियों की इस खरीद फरोख्त को हॉर्स ट्रेडिंग कहा जा सकता है। अभी 2-3 मामले और इस तरह से नजर आए। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में उनकी सरकार को भारतीय जनता पार्टी गिराना चाहती थी, ऑपरेशन लोटस। फिर उन्होंने कहा कि दिल्ली में मनीष सिसोदिया को प्रताड़ित करके उन्हें तोड़ना चाहती थी और उनकी सरकार दिल्ली में गिराना चाहती थी। नीतीश कुमार ने खुले तौर पर कहा कि उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी बिहार में, इसलिए उन्होंने पलटी मारी। नगा पीपुल्स फ्रंट के लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों पर डोरे डाल रही है नागालैंड में। तो इस तरीके से बहुत सारे मामले आ गए। और जब आज तेलंगाना का मामला आया, एक मामला और मैं भूल रहा था, वो झारखंड का है। झारखंड की सरकार 5 साल में 2 बार गिराने की कोशिश की गई। 2 साल पहले कुछ लोग दिल्ली में पकड़े गए थे पैसों के साथ, तब ये मामला आया था कि 4 विधायकों को तोड़ा जा रहा है और सोरेन की सरकार को, हेमंत सोरेन की सरकार को अस्थिर किया जा रहा है, यानी उनकी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। और वहां एक उद्योगपति के हित झारखंड में नहीं साधे जा सक रहे हैं। यही वजह थी कि सोरेन की सरकार गिराई जाए। और उन उद्योगपति का भी नाम आया था कि वो भी पीछे से इस मसले में हैं। इसी तरीके से बिहार में आरोप लगे। और अभी कुछ दिनों पहले, 3-4 महीने पहले, बंगाल में कुछ 3 विधायक कांग्रेस के नोटों के साथ पकड़े गए। तब भी ये कहा जा रहा था कि कांग्रेसी विधायकों को तोड़कर सोरेन की सरकार, झारखंड की सरकार गिराने की कोशिश की जा रही थी। ये मामले चूंकि इतने ज़्यादा आ गए और आज जब इस कड़ी में नया मामला तेलंगाना का आया तो उसके बाद लगा मुझे कि अब इस पर चिंतन और मंथन जरूरी है। और आज इसीलिए हम अपने खास कार्यक्रम मंथन में इसे लेकर आए हैं। तेलंगाना में पार्टी केसीआर की पार्टी के विधायकों का ये मसला ये है पूरा। और दल बदल की वो कह रहे हैं कि भाई उनके विधायकों ने आरोप लगाया है कि हम दल बदल करने के लिए उन्हें रिश्वत देने का प्रलोभन दिया गया या प्रयास किया जा रहा है। कि तेलंगाना राष्ट्र समिति के इन 4 विधायकों ने कहा है कि उन्हें 100 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत की पेशकश की गई है। दरअसल केसीआर की पार्टी टीआरएस के 4 विधायकों को खरीदने की कोशिश का वहां की पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया। साइबराबाद पुलिस ने दावा किया, हैदराबाद की ही एक का उपनगर है साइबराबाद, वहां के पुलिस कमिश्नर ने दावा किया कि अजीज नगर स्थित एक फार्म हाउस की तलाशी के दौरान 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई, बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये तीनों लोग फर्जी आईडी के आधार पर हैदराबाद आए थे। साइबराबाद के पुलिस आयुक्त स्टीफन रविंद्र ने इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने बताया कि हिरासत में लिए गए जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, उनके निशाने पर तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसकी सरकार है, जिस पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, है तो सरकार के चीफ मिनिस्टर, लेकिन सरकार पार्टी उन्हीं की सत्तारूढ़ है, बहुमत उन्हीं की पार्टी का है, के चंद्रशेखर राव, उन्हीं की पार्टी के 4 विधायक थे। उन विधायकों ने ही पुलिस को सूचना दी कि उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है। नोटों की गड्डियां, थैली लेकर कुछ लोग आए हैं दिल्ली से, जिसके बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस मामले में एक और नाटकीय मोड़ लेते हुए, जैसा मैंने आपको पहले ही अपडेट किया, भाजपा ने तेलंगाना उच्च न्यायालय का रुख कर दिया है और इस पूरे प्रकरण की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसे हम सीबीआई कहते हैं, सीबीआई सब लोग जानते हैं, उससे कराने की मांग की है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, जिसे बड़ा पवित्र कहते हैं हम, उसकी क्या स्थिति है, होने जा रही या हो रही या पहले थी। और दूसरा मसला कि क्या लोकतंत्र, मैं लोकतंत्र नहीं कह रहा हूं, मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, लोकतंत्र, क्या लोकतंत्र नीलाम हो रहा है? ये सबसे महत्वपूर्ण चर्चा होगी आज। और इसी पर हम आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा जो वहाँ के कमिश्नर ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस की पुलिस आयुक्त, उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुना देते हैं। TRS MLAs that they have been lured and bribed into changing parties. We have conducted a search here at Aziz Nagar near Moinabad. So what we have found is we found 3 people who have been trying to do this. One is Mr. Satish Sharma alias Ramchandra Bharati. Then the second one is one Simyaji Swamiji. He's from this Tirupati area. And the other man, Nandakumar, he's a businessman. He stays in Saru Nagar, but has a business in Jubilee Hills. So these 3 people had come here. They were trying to lure and bribe these 4 MLAs into changing parties. मंथन शुरू करने से पहले मेहमानों का परिचय करा देते हैं। देश के जाने माने संपादक, बहुत वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक एस हनुमंत राव जी हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ गए हैं। उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत और तेलंगाना और आसपास के राज्यों के बारे में राव साहब का बड़ा बृहद और बड़ा गहरा अध्ययन है। राव साहब बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार आपका वक्त देने के लिए। राव साहब हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। जी धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री डॉक्टर सरजीत सिंह डंग साहब हमारे साथ जुड़े हैं। डंग साहब बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता नेता मलिक जावेद अंसारी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद भाई बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। राव साहब, ये तेलंगाना में आज हॉर्स ट्रेडिंग का एक मसला सामने आया। वहाँ के पुलिस कमिश्नर, साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दिल्ली के व्यापारी 2-3, एक स्वामी जी और तमाम 4-5 लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से नोट भी बरामद किए। उसके बाद से दक्षिण की राजनीति एक तरीके से गरमा गई है और केसीआर ने कहा कि जी किशन रेड्डी सब ये करवा रहे हैं, उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। नया अपडेट अभी आया कि भारतीय जनता पार्टी कल हाईकोर्ट जाएगी तेलंगाना के और कहेगी कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। हॉर्स ट्रेडिंग का मसला देश में कई बार, जो विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्षी लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं, आवाज़ उठाते हैं, जहाँ जहाँ उन दलों की सरकारें हैं या उनकी समर्थित सरकारें हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये सब समय समय पर आरोप लगाते रहे हैं और लगाते भी रहते हैं बीच बीच में कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकारों को अस्थिर करके विपक्ष मुक्त देश चाहती है। और यहाँ तक लोग तो यहाँ तक बहुत अतिसंयुक्त कह देते हैं कि भाई चीन जैसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी चाहती है। राव साहब, देखिए, कुल मिला के जो ये पूरा घटनाक्रम चला है, जिसमें कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि 4 विधायकों को खरीदने की कोशिश हुई है। अब ये तो जांच का विषय है और जांच में पता चलेगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों से हैं। यहाँ टीआरएस का कहना है कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई, वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि साहब ये पूरी स्क्रिप्ट जो है वो केसीआर की रची हुई है और जो मुनगोडू में जो विधानसभा चुनाव उपचुनाव है उसके मद्देनजर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मजबूत प्रत्याशी वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके चुनावी समीकरणों को गड़बड़ाने की एक योजना है। तो ये बहरहाल दोनों पक्षों से आरोप प्रत्यारोप है और अब इसमें क्या सच है क्या झूठ है ये जांच के बाद ही पता चलेगा। जो आपने प्रश्न पूछा कि जिस तरीके से धन बल का इस्तेमाल हो रहा है चुनावों में या विधायकों की खरीद फरोख्त, चुनी हुई सरकारों को गिराना, ईडी सीबीआई जैसे तंत्रों का इस्तेमाल कोई एक पार्टी नहीं, हर तरह की पार्टियां हर तरीके से कर रही। तो इस तरह के जब दृष्टांत सामने आते हैं तो सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि आखिर लोकतंत्र का क्या होगा। जो लोग चुन के विधायकों को भेजते हैं और उन्हीं विधायकों की खरीद फरोख्त क्या लोकतंत्र की को डैमेज करना नहीं है। और जो भी पार्टियां इस तरह के कार्य में संलिप्त हैं
उनको ये सोचना होगा कि नजदीक का फायदा दूर का नुकसान, ये आखिर भारत के लोकतंत्र को कहाँ लेके जाएगा। आज ब्रिटेन का हवाला दिया जा रहा है, आज अन्य देशों का हवाला दिया जा रहा है कि साहब हमें उनसे सीखना चाहिए, जबकि हमारी हजारों साल की परंपरा रही है एसिमिलेशन की। हम एक साथ में एक दूसरे के प्रति सम्मान सद्भाव का भाव रखते हुए आगे बढ़े हैं। हमारे यहाँ चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो, चाहे एथनिक माइनॉरिटीज हो, या भाषाई जाति धर्म संप्रदाय, इन सब की माइनॉरिटीज को मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों ने मिलके एक बहुत गुलदस्ता खूबसूरत सा पेश किया है। तो जो हम अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, हमारे लोकतंत्र पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है, इस पे वृहद रूप से सोचने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये ज्यादा गंभीर विषय है। अब इसमें गलती किसकी है, किसने कुचेष्टा की, और ये सारी चीजें जांच पे आएंगी। और इसका जो एक लोकतंत्र का जो एक बड़ा विद्रूप पहलू है, मैं थोड़ा मुनगोड़ू उपचुनाव की तरफ ले जाना चाहूंगा कि इस चुनाव में एक जो छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि पिछले 22 दिनों में जो आबकारी के आंकड़े हैं, उसमें 160 करोड़ रुपए की शराब मुनगोड़ू विधानसभा में बिक चुकी है अब तक। ये आंकड़ा है 160 करोड़ का। आमतौर पे जो आम दिन होते हैं उसमें ये मतलब पूरे जिले में महीने भर में जो है वो 20 से 25 करोड़ का आंकड़ा है पूरे नलगोंडा जिले में, जहां का ये एक करीब 10-12 वहां विधानसभाएं हैं, उसमें एक विधानसभा है ये। तो पूरे जिले का जो आंकड़ा है तो 25-26 लाइसेंस शुदा दुकानें हैं, और पूरे जिले का जो आंकड़ा है वो 22-23 करोड़ 24 करोड़ का है। और केवल पिछले 22 दिनों में केवल अगर आप मुनगोड़ू विधानसभा में देखें तो 160 करोड़ रुपए की शराब, ये मतलब वेरीफाइड आंकड़ा है, 160 करोड़ रुपए की शराब बिक चुकी है। और 3 नवंबर तक उम्मीद की जा रही है कि ये आंकड़ा बढ़कर 300 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना धन बल का इस्तेमाल हो रहा है। 2.5 लाख वोटर हैं इनको रिझाने के लिए। मैं आपको बताऊं कि जो लोग भी यहाँ से इस क्षेत्र से जाकर बाहर मजदूरी का काम करते थे, वो सब गांव लौट आए हैं। और आसपास के जो छोटे मोटे ठेले खोमचे वाले हैं या मतलब उस जिले के, उन सब ने जाकर के मुनगोड़ू में ही जो है अपनी दुकानें सजा दी। तो आप सोचिए कि एक विधानसभा क्षेत्र में केवल मैंने आपको एक आंकड़ा रखा शराब का कि एक महीने में लगभग 300 करोड़ का टर्नओवर मतलब केवल शराब की बिक्री से है। तो आप सोचिए कि अगर पूरी विधानसभा का आप सम्मिलित आंकड़ा ले ले तो ये कहां पहुंचेगा। तो क्या यही लोकतंत्र है? इसको गंभीरता से मुझे लगता है कि सारे दलों को सोचना चाहिए, वरना ये पास का फायदा दूर का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई बड़ी मुश्किल होगी। जी, इसी बीच राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय आर्य जुड़ गए हैं। आर्य साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। राव साहब, एक छोटा सा प्रश्न और मेरे मन में आ रहा था कि उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में चुनावों में पैसा ज़्यादा झोंका जाता है, ऐसा मुझे लगता है। इसकी आप तस्दीक करिए कि क्या ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है भैया ये 20 करोड़ का 15 करोड़ का चुनाव कोई लड़ गया, डंग साहब तो मुझे लगता है कहो 2-4 लाख का भी न लड़ पाए हों, लेकिन बहुत 20 करोड़ 15 करोड़ का चुनाव विधायक का यूपी में भी हो जाता है, बिहार में भी हो जाता है, हर जगह हो जाता है। लेकिन उस तरफ तो बताते हैं कि बहुत बहुत धन बल का इस्तेमाल होता है। लोगों ने तो डंग साहब की राजनीति को बड़ा नजदीक से देखा है जी, और बड़ा आश्चर्य होता था कि कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए भी वो कितनी सादगी से रहते थे। और मतलब मुझे तो याद है कि एक बार, शायद डंग साहब को याद नहीं होगा, मुझे याद है कि एक बार 3 टियर में जो है डंग साहब के साथ मैंने झांसी तक की यात्रा की लखनऊ से। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, वो अपने गनर के साथ बैठे हुए थे, बड़ी अच्छी चर्चा भी हुई उनसे। उनको शायद याद नहीं हुआ, करीब ये 25 वर्ष 20 वर्ष पुरानी घटना होगी, 20-25 वर्ष पुरानी घटना होगी जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो मतलब डंग साहब जैसे राजनीति के तो इस देश में अब मिल कहाँ रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय है कि ये लोग तो महामानव हैं। मैं तो बिल्कुल इनकी शख्सियत को प्रणाम करता हूँ,
और दक्षिण की जहां तक बात आपने कही, बहुत ज्यादा धन बल का यहाँ पर इस्तेमाल होता है, चाहे वोटरों को रिझाने में हो या किसी भी तरह। और ज्यादातर राजनीतिज्ञ जो हैं वो अब मतलब राजनीति का चोला ओढ़ते हैं, और मूलतः वो जो है बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और एक एक एमपी या एक एक एमएलए की अगर आप परिसंपत्तियां देखेंगे तो सैकड़ों हजारों करोड़ में होती है। और मेरे जो कुछ मित्र आते हैं जब कभी उत्तर प्रदेश का चुनाव कवर करने, और वो ये देखते हैं कि साहब, जब हम लोग बताते हैं कि साहब यहाँ एक एमएलए जो है 40 50 60 लाख रुपया खर्च करता है चुनाव में, 1 करोड़ खर्च कर देता है, एक एमपी 2 4 करोड़ में खर्च करता है, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो किसी एमएलए का चुनाव जो है 25 से 50 करोड़ के नीचे होता ही नहीं है। और जहां तक एमपी का चुनाव है तो वो आंकड़ा करीब करीब 100 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। और अगर पार्टी की आप बात करें तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक विधानसभा पे पार्टी कितना खर्च करती है। जी जी जी, बड़ा तो ही ये विद्रूपता दक्षिण में जरूर है। और अभी ये बीमारी उत्तर भारत नहीं पहुंची है, लेकिन वहां भी हम देखते हैं कि टिकट की खरीद फरोख्त में करोड़ों रुपए का चलन जो है अब आम बात हो गई है। जी, और पैसे दे करके, पहले एक पार्टी थी जो टिकट बेचती थी, अब लगभग लगभग इस तरह के आरोप सारी पार्टियों पे लगने लगे। ठीक बात है। डंग साहब के पास आएंगे। डंग साहब, कुल मिलाकर बार बार ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी ये कराती है, भारतीय जनता पार्टी वो कराती है, भारतीय जनता पार्टी सरकारें गिरा देती है, विधायक तोड़ रही। जो लोग विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के जो दल हैं, उनकी सरकारें हैं, आप लोगों पे बार बार क्यों आरोप लगता है? ये ऐसा कौन सा काम आप लोग करते हैं भाई? हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जब देखो तब घूम फिर के भारतीय जनता पार्टी पे सुई आ जाती है। अब यहाँ चंद्रशेखर राव भी कह रहे हैं कि भाई जी किशन रेड्डी इसके कर्ता धर्ता हैं। और कई राज्यों में, चाहे केजरीवाल हो, नीतीश कुमार हो, एनपीपी वाले हों, हर आदमी हाहाकार कर रहा है, उद्धव से लेके और नीतीश तक। अच्छा, ये बताइए कि विपक्ष जब स्वस्थ आलोचना करेगा तो भारत का लोकतंत्र अन्य ऐसे लोकतंत्र जिनको हम आदर्श लोकतंत्र के रूप में जानते हैं वो नहीं हो जाएगा। मैं राव साहब की बात से बहुत विनम्रता पूर्वक 100% सहमत हूं। जो लोकतंत्र आप कह रहे हैं, लोग ही इसकी चाबी हैं। कहावत भी है, जनता के लिए जनता द्वारा। तो जनता द्वारा जब ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें बड़ा गंभीर होना चाहिए। अगर हमारा मतदाता मजहब और जाति बल से, धन बल से और बाहुबल से प्रभावित होता रहेगा तो आप इस विडंबना को, इस विद्रूपता को दूर नहीं कर पाएंगे। जी, जहां तक सवाल इल्जाम लगाने का है, आरोप तो लगाए जा सकते हैं ना, आरोप प्रत्यारोप ये अब बहुत अस्वस्थ भाव में लगाए जाने लगे। और भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं होगा तो किसका होगा? जो पार्टियां मर चुकी हैं उनका होगा। जो पार्टियां या तो मृत प्राय हैं और या मर चुकी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश की जनता ने सारी विद्रूपता के बावजूद एक बड़े हिस्से में देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को उन्होंने सत्ता सौंपी है कि आप हमारे तंत्र को चलाइए। मगर अगर मैं यह कहूं कि सब एकदम अछूते हैं, क्योंकि समाज बाकी को भी प्रभावित करता ही करता है, वो छोड़ता नहीं है। यह भी इल्जाम हमारे ऊपर लगाया जाता है कि राव साहब ने सीधा तो नहीं, परोक्ष रूप में उन्होंने ये कहा कि पहले जो भाषाई अल्पसंख्यक थे, संप्रदाय, जाति, मजहब से अल्पसंख्यक थे, उनके साथ हम बहुत अच्छी तरह रह रहे थे। अभी क्या बिगड़ा है? इतना जरूर है कि उनमें जो कट्टरपंथी हैं और जिनका शरीर तो यहाँ है, उनका आत्मा हृदय कहीं और से गाइड होता है, उनके संकेत पर चलता है, क्या उनको कुचला नहीं जाना चाहिए? एक नहीं, सैकड़ों सबूत मिले हैं कि इस प्रकार की संस्थाएं
जो विदेश से धन लेकर के भारत के माहौल को बिगाड़ना चाहती हैं। और भारत के माहौल को बिगाड़ने की यह प्रक्रिया वर्षों से चल रही है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों दो देश हुए, तब से उनके मन में एक कांटा गड़ रहा है कि हम भारत को कहीं न कहीं से इस प्रकार से डिस्टर्ब कर दें कि यह देश भी बटे। और उसका प्रयत्न आतंकवादी घटनाओं से भी हो रहा है, कुप्रचार से भी हो रहा है, डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया, सारे प्रयत्न चल रहे हैं। विदेशों में भी कई पत्रिकाएं हैं जो केवल यही काम ही करती हैं। जहां तक सवाल इस प्रकरण का है, मैं राव साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इल्जाम लगाना बहुत आसान है, जांच हो। अगर भारतीय जनता पार्टी सीबीआई की जांच मांग रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम ये जानते हैं कि हमारे लोग इसमें किसी प्रकार से इस प्रपंच में नहीं लगे हुए, इस प्रकरण में कहीं नहीं। जहां तक खर्चे का सवाल है, मैं नहीं जानता हूं। मैं बहुत आभारी हूं राव साहब का, उन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छे शब्द कहे। मैं अपना पहला चुनाव, जहां मैं अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक हूं, मिर्जापुर में 850 सिख वोटर हैं, और मेरे पहले श्रीमान राजनाथ सिंह जी भी वहां से चुनाव 4 बार लड़े, 2 बार एमपी का, 2 बार एमएलए का, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, नहीं सफल हो पाए। और भारतीय जनता पार्टी का तब इतना वर्चस्व भी राजनीति में नहीं था। मेरे पास पाई का हिसाब है, 1,48,000 रुपए में मैं पहला चुनाव जीत करके आ गया था। तो इसके दो पक्ष हैं, या तो प्रत्याशी तय कर ले कि मैं न किसी को दूंगा न मैं किसी से लूंगा, और यह जनता अपनी मानसिकता को बदले। ये नहीं समझती है बेचारी भोली भाली जनता कि आज हमने शराब पी लिया, मीट खा लिया, कुछ उपहार ले लिया, कुछ धन ले लिया, तो ये विधायक जो होने वाले हैं या सांसद होने वाले हैं, ये अपने घर से नहीं देंगे। ठीक बात। अंततः यह परोक्ष रूप से हमारी ही जेब से निकाला हुआ पैसा होगा। दूसरी बात, मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं जी, जिनको हम एजुकेटेड कहते हैं, हाईली एजुकेटेड। मैं एक आपको सही घटना बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी। मेरे एक, जाने दीजिए, एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में इस देश के, उनकी पीएचडी की कैंडिडेट थी। इंटरव्यू चल रहा था, मैं एक किसी कार्यक्रम में वहां मुख्य अतिथि होकर गया था, तो बहुत सालों बाद मिले, तो उन्होंने कहा कि आओ डॉक्टर साहब हमारे यहाँ भोजन करना, उसके बाद वो एक कैंडिडेट का इंटरव्यू है, तुम भी बैठ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, सुनना चुपचाप। जो बाहर से एक्सटर्नल आए थे उन्होंने पूछा कि आपके शोध का विषय क्या है, तो उस महिला ने अपना सिर झुका लिया। दूसरा प्रश्न पूछा, आपने कौन कौन सी पुस्तकों से इसका संदर्भ लिया है, तो और नीचे कर लिया। तीसरा प्रश्न पूछा कि भाई आप बोल क्यों नहीं रही हैं, तो पल्लू दांत में ले लिया, जो ऊपर सिर पे लिया हुआ था और दांत में ले लिया। तो उन्होंने कहा साहब ये क्या पीएचडी, इसने क्या थीसिस लिखी भी है कि नहीं? तो बोले साहब देखिए, अच्छे संस्कारों की, शिष्ट परिवार की यह कन्या है, और बड़ों के सामने कैसे मुंह खोले। और विश्वास कीजिए उसको पीएचडी दे दी गई। जब एक्सटर्नल चले गए तो मैंने कहा यार ये तो कुछ लड़की बोली नहीं, तो उन्होंने कहा यह मेरी पत्नी की मौसेरी बहन है, मैं करता तो क्या करता, घर में रहना है, और वो भी एक ही जाति के थे दोनों। तो यह जो हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों में ये बीमारी आ गई है, यह बीमारी छोटे लोगों को क्यों नहीं प्रभावित करेगी? अध्यापक है, चिकित्सक है, एडवोकेट है, इनकी ओर लोग आशा की नजरों से देखते हैं और इनसे बिल्कुल ठीक है। जो विद्वान लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी तरफ आशा की तरफ लोग देखते हैं और शायद ऊपर से उसको एक आदर्श के रूप में बनाते हैं। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, माफी के साथ डंग साहब आपको रोक रहा हूं, एक ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद फिर मंथन को आगे बढ़ाएंगे।
का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। टंग साहब ने कहा कि वास्तव में जो ऊपर के लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों में बीमारी आ गई है। जाति, धर्म, तमाम चीज़ों को लेकर बीमारी एक आ गई। वो बीमारी का जब इजाद हुआ उसके बाद से उसका असर नीचे तक आने लगा। जो सो विकृतियाँ दिख रही हैं, चाहे वो राजनीति हो चाहे समाज हो, वो है। और बड़ी बेबाकी के साथ उन्हें स्वीकार किया कि भाई ये अगर ये तय है कि जो नेता आपको दारू पिलाएगा तो आप ही से वसूलेगा, इंजेक्शन से घसीटेगा, आपका काम नहीं करेगा। जनता को ये सोचना चाहिए। मलिक जावेद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हैं। जावेद साहब, डंग साहब कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी पर ही आरोप लगाएंगे लोग, क्यों नहीं लगाएंगे? वही है, बाकी तो इशारा आपकी तरफ है कि आपकी पार्टी को कह रहे हैं लगभग लगभग मृतप्राय है। और जो लोग हैं वो सबूतों के आधार पर बात करें। भाई केसीआर ने कहा तो अब बीजेपी जा रही है सीबीआई की जांच के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग अपने एमएलए, ये मेरा प्रश्न है कि आप अपने एमएलए एमपी नेता को आप बांध के नहीं रखोगे। वो भाजपा में जाएंगे, हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं तो डंग साहब थोड़ी रोक देंगे, कहेंगे आओ भैया आत्मा को शुद्ध करो और आ जाओ हमारे साथ। हैदराबाद में आज वो कहां से आया, किसका है, ये जांच का विषय है। लेकिन सवाल ये है, वो सीबीआई का केस ये नौटंकी कर रहे हैं कि हाईकोर्ट जा रहे हैं और सीबीआई की मांग कर रहे हैं। सीबीआई का तो केस ही नहीं बनता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ईडी क्यों नहीं कर रही कार्रवाई? 100 करोड़ का आरोप है कि 100 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे। और जो नंद कुमार है वो बिजनेसमैन है हैदराबाद के, वो किसके करीबी माने जा रहे हैं? जी किशन रेड्डी, आपने अपनी रिपोर्ट में बताया वो पर्यटन मंत्री है केंद्र के। तो सवाल ये है, डंग साहब की बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, उन्होंने तो विदेश को भी लिया है। इसमें विदेशी ताकतें आ चुकी हैं सरकार गिराने में। कर्नाटक में किसने सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में किसने सरकार गिराई, राजस्थान में किसने प्रयास किया, अभी इटली वालों ने, अभी मत हंसिए, मैंने इटली वालों ने ये गलत तरीका होता है। ही नहीं, आप रेस्पेक्टेड लीडर है, आप रेस्पेक्टेड लीडर है, आप मेरे बीच में नहीं बोला तो आप इंटरप्ट मत करिए, सुनने का धैर्य रखिए। यू आर ए रेस्पेक्टेड लीडर, यू आर द सीनियर मोस्ट। मगर जो भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं भैया, उसको वो नहीं बर्दाश्त की जा सकती। मैंने क्या गलत भाषा, मैं संवैधानिक भाषा इस्तेमाल की है। आप सुनने का धैर्य रखिए, फिर यू कैन काउंटर मी ना। अच्छा बताइए। ठीक, ये आपने लोकतंत्र को बाजारू बना दिया है, जनतंत्र पे रोज बोली लगा रहे हो, और आप जो है लोकतंत्र के सीरियल किलर बन चुके हो। ये कर्नाटक में सरकार पाकिस्तान ने गिराई थी या श्रीलंका ने गिराई थी? मध्य प्रदेश में किसने सरकार गिराई थी? अभी एग्जाम्पल देंगे 1970, 1870, 1570। अरे आज की बात करो ना, मोदी जी तो साफ छवि वाले थे। ये पैसा आ कहां रहा से आपके पास आ कहां से रहा है पैसा? क्या मुंद्रा पोर्ट से आ रहा है जहां पे 23,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई? कहां से आ रहा है पैसा? वहां पे सीबीआई जांच नहीं होती है, वहां पे ईडी नहीं भेजते हो आप, जहां पे 23,000 करोड़ रुपया पकड़ा गया। खुद ही कह रही है वो कि 23,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। 100 करोड़ के आप विधायक खरीद रहे हो, कहां से आ रहा है पैसा? और आप इतने अच्छे अच्छे प्रवचन दे रहे हो डंग साहब, यकीन नहीं आता कि आप भाजपा के हो। इतना सफेद झूठ कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। जनता को आपने दोषी ठहरा दिया कि जनता को सुधार करिए, आप भी तो सुधार करिए ना।
आप तो पार्टी विद डिफरेंस थे। मोदी जी ने कितने बड़े बड़े भाषण दिए, कितने बड़े बड़े प्रवचन दिए हैं कि हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से क्या क्या बातें की गई, एक भी बात पे आप खड़े नहीं उतरे हो। आज देश भूखमरी की कगार पे आ चुका है, 107 नंबर पे पहुंच गए हम। मलिक साहब जब ये खड़े नहीं उतरे हैं तो फिर ये तो 11 राज्यों में सरकार है, आपकी 2 में बची है। अगर खड़े उतर जाएंगे तो 2 में भी नहीं बचेगी। दो तो इन्होंने कब्जा ली, 4 थी। अब जब विधायक आप जीत के भी आ रहे हो, ये खरीद ले रहे हैं, तो क्या करेगा इंसान। और भाजपा से लड़ाई नहीं है, हमारी पूरी मशीनरी से लड़ाई है। कौन सी चीज, कौन सी संवैधानिक संस्थाएं साथ दे रही है विपक्ष का। आप ये बताइए, नौटंकी कर रहे हैं, सीबीआई से जांच होगी हाईकोर्ट से। अरे भाई ईडी का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, भेजो ईडी। सीबीआई का तो जुरिडिक्शन ही नहीं बन रहा, अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हो। नंद कुमार किसके साथ फोटो वायरल हो रहे हैं, जी किशन रेड्डी के। कौन है, केंद्रीय मंत्री है आपके, पर्यटन मंत्री। आपको तो पता भी नहीं होगा वो पर्यटन मंत्री है, क्योंकि हर चीज के मंत्री जो है हमारे प्रधानमंत्री जी है। केवल आपने देश को कठपुतली बना दिया है। आज कोई वैल्यू नहीं है वोटर की। कोई भी चुना जाए आप खरीद लेते हो, और खरीदने का मतलब ये नहीं कि पैसे से खरीद लेते हो। आप ईडी का इतना दबाव डालते हो। शिवसेना के साथ क्या किया, 12 लोगों के खिलाफ, 12 विधायकों के खिलाफ ईडी के केस चल रहे थे। आप कार्रवाई करो। अब वो आप भाजपा में आने वाले, सुनने में आ रहा भाजपा में आने वाले, ईडी का दबाव डराया उनको, अब भाजपा में शामिल हो जाएंगे। आप ईडी की कार्रवाई करो ना। हेमंता बिस्वा शर्मा पे ईडी की कार्रवाई हो रही थी, अब बीजेपी में आ गए, नहीं हो रही है। सुवेंदु अधिकारी पे ईडी की कार्रवाई हो रही थी, अब नहीं हो रही है। तो भाजपा में हाथों के साथ ही आदमी वॉशिंग पाउडर की तरह ऐसा वॉशिंग मशीन में से धुल के निकलता है, साफ सुथरा हो जाता है, ईमानदार हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आप सत्ता में हो, आपको स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा कि हमारा देश किस ओर चलेगा। आने वाली जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि युवा दारू पी के बेचे। राव साहब देखिए कैसी बात बोल रहे हैं, 160 करोड़ की शराब बिक चुकी है। तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। नहीं, राव साहब जानकारी दे रहे हैं, धन्यवाद करना चाहिए उनका। कितनी दारू पी गए लोग। मैं उनकी धन्यवाद कह रहा हूं। मैं उनको राव साहब ने कहा, उन्होंने कहा आंकड़ा दिया। राव साहब वही दक्षिण में ही है इस वक्त। हाँ, वो वहीं पर है, हैदराबाद में ही है। वो देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम सब के लिए दी। शायद उत्तर में बैठे पत्रकारों का हवा भी नहीं है और कोई चर्चा भी नहीं करेगा इस पे कि एक विधानसभा के उपचुनाव में 160 करोड़ की दारू 22 दिन में बिक गई। तो आप समझ लो क्या स्थिति है वहां की। कुछ दिन पहले अभी वीडियो वायरल हो रहा था टीआरएस का, वो मुर्गा, जिंदा मुर्गा दे रहे थे और शराब की बोतल दे रहे थे। तो कहां ले जाके छोड़ दिया आपने राजनीति को। तो लेकिन आप सबसे सत्ता में प्रचंड बहुमत है, आपको स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। ठीक है जावेद साहब, डंग साहब से एक तत्कालिक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद फिर बीडी नकवी साहब पूर्व जज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकवी साहब की तबीयत कुछ नासाज है तो आज थोड़ा कम ही बात कर पाएंगे वो। डंग साहब बोलिए। लोकतंत्र भारत में आया तो किसके जमाने में आया। हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये तय किया कि देश में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होगी। तो जो सिस्टम बना उसकी जड़ में कौन था, और ये सिस्टम 1-2 साल नहीं 50-55 साल तक चलाने का अवसर एक ही पार्टी को मिला। अगर सिस्टम बिगड़ा तो भाजपा जिम्मेदार नहीं है। हम तो सिस्टम को सुधारने की चेष्टा कर सकते हैं, जो मिला है वो तो हमें मिला ही है। जो हमने मतदाता को जाति, मजहब, धन बल, बाहुबल के ऊपर रिझा करके उनके मुंह में हमने जो एक गलत आदत डाल दी, उसके जिम्मेदार भी भाजपा के लोग हैं। जो इस देश में पंचमांगी आतंकवादी हैं वो भी भाजपा की देन है। अरे भाजपा ने तो कश्मीर को जो देश का अभिन्न अंग है था, धारा 370 किसने बनाई थी, 35A किसने बनाई थी, संविधान में अपने लाभ के लिए किस नेता ने, किस सरकार के नेता ने लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए इमरजेंसी किसने लगाई थी। ठीक बात और है। हजारों लाखों सिखों की हत्या देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री के होने पर हुई, उसकी जिम्मेदार भी भाजपा। बताइए जावेद साहब, बताइए भाई, सारे इन सब जो कुकर्म है इनके लिए भाजपा थोड़ी जिम्मेदार है। बताइए आप, ये डंग साहब कह रहे हैं कुकर्म है, ये कौन जिम्मेदार है। अंबेडकर जी, हाँ मैं बता रहा हूं, अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था और उन्होंने कहा था
कि संविधान कितना भी मजबूत, कितना भी खूबसूरत बना दो, अगर ये गलत लोगों के हाथों में चला जाएगा तो इस संविधान की कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये संविधान, अब मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, गलत तरीका है। अब चलिए, संविधान कितना भी मजबूत बना दो, कितना भी मजबूत बना दो, अगर ये गलत लोगों के हाथों में होगा तो इसका हमेशा दुरुपयोग होगा। और संविधान कितना भी खराब हो तो अगर अच्छे लोगों के हाथों में होगा तो कभी देश पे आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आप ये कह रहे हैं, ये तो सैद्धांतिक बात है ना। अब वो कह रहे हैं आप अच्छे नहीं थे, 50 साल आपने गोड़ दिया, कचरा कर दिया। वो कह रहे हैं, परोक्ष रूप से कह रहे हैं कि नेहरू जिम्मेदार हैं सारी बवाल के लिए, इंदिरा जी जिम्मेदार हैं। ठीक है, बहुत दिन से कह रहे हैं, 2-4-5 साल से बीजेपी के लोग कह रहे हैं नेहरू नेहरू नेहरू। आप लोग समझ ही नहीं रहे हो। हम जिम्मेदार है, डॉलर को 83 पार करा दिया रुपए के मुकाबले, हम जिम्मेदार है। भुखमरी में 107 नंबर पे आ गए, हम जिम्मेदार है। पेट्रोल 100 पार कर गया, हम जिम्मेदार है। सिलेंडर 1100 पार कर गया, हम जिम्मेदार है। चलिए बहस थोड़ा डिरेल हो रही है, इसको लाइन पर लाते हैं। प्रोफेसर अजय आर्या को शामिल करते हैं चर्चा में, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अजय आर्या साहब, एक हॉर्स ट्रेडिंग का मसला, अभी आरोप है कि तेलंगाना के 4 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई, केसीआर की सरकार गिराने की कोशिश की गई। केसीआर राष्ट्रीय राजनीति में चुनौती दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, ये बातें कही गई और इसीलिए उनकी सरकार गिराने की कोशिश की गई। जी किशन रेड्डी, जो व्यापारी नंद कुमार गिरफ्तार हुआ है, वो जी किशन रेड्डी का करीबी है। 1-2 लोग और, एक स्वामी जी हैं, एक दिल्ली के व्यापारी हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार बहुत सारे जो विपक्ष में लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनको चैन से नहीं रहने दी, चाहे नीतीश कुमार हो, केजरीवाल हो, उद्धव ठाकरे हो, कांग्रेस हो, आपके सोरेन साहब हो झारखंड वाले। ये कैसे काम चलेगा? ये लोकतंत्र है। मैं लोकतंत्र को तो नीलाम कहने की हैसियत मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र बहुत महान है, लेकिन लोकतंत्र जरूर नीलाम हो रहा है, ये मैं कह सकता हूं। नहीं, धन्यवाद दुर्गेन जी, आपने मुझे पुनः मौका दिया इस अपनी बात रखने का। मैं इसको कहीं पर भी नहीं रखता हूं कि विधायक खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। जो बिकाऊ हैं वो बिक जा रहे हैं और खरीदने वाले की अपनी एक क्षमता है, वो खरीद ले रहा है। अब वो उसने डरा के किया, धमका के किया, वो दूसरी बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, जो आप लोग लोकतंत्र को लोकतंत्र कह रहे हैं, मैं बड़ा गंभीर प्रश्न यहाँ पे रखना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जब तक इस देश के MP, MLA और अन्य माननीय खड़ंजा बिछाने वाले, नाली बिछवा देने वाले, पुलिया का उद्घाटन करवा देने वाले लोग बनते रहेंगे, इस तरह से विधायक बिकते रहेंगे, लोग खरीदते रहेंगे। डंग साहब और हनुमंत राव साहब ने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन मैं कुछ बात से असहमत हूं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है। अरे कैसे नहीं होता है? जिस भारतीय जनता पार्टी के पास आज से 10 साल पहले ठीक ठाक ऑफिस नहीं थे, वो 4 स्टार होटल में कन्वर्ट हो गए। कहां से धन आ रहा है? कौन दे रहा है? दूसरी बात, मुझे लगता है कि इस समय पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में एक जो मजबूत सत्ताधारी दल है, वो दुनिया का सबसे बड़ा STP हो गया, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया है। कि कैसा भी नेता जाइए, वो साफ सुथरा होकर निकलेगा। तो मंशा पे तो देखिए सवाल उठेगा और लोग उठाएंगे जरूर। अभी आपने कहा पढ़े लिखे लोग इस तरह की बात, आपने तो नया शब्द दे दिया। अभी तक विपक्ष लॉन्ड्री कह रहा था, आपने STP दे दिया शब्द। नहीं, मैं टर्मिनोलॉजी भी आप भी खूब हैं डॉक्टर साहब, आप भी नई टर्मिनोलॉजी लाते हैं, क्या बात है? बोलिए। मैं भूविज्ञान का विद्यार्थी हूं, तो मैं STP का मतलब जानता हूं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का। आप उसमें काला काला कोको कोला डालिए, सफेद पानी निकलेगा उसमें से, बिल्कुल पी लीजिए आप, ठीक है। मुझे एक प्रकरण याद आता है, जब महाराष्ट्र में सरकार गिरी थी तो माननीय अजीत पवार जी को इन्होंने अपने में ले लिया, तो सारे केस हट गए और वो पाला बदल के भाग गए दूसरी तरफ। अब मरता क्या ना करता, क्या करते? तो कहीं ना कहीं से सत्ताधारी दल तो अपने धनबल का प्रयोग कर रहा है और वो करेगा ही। मुद्दा ये है कि जो दूसरे दल हैं, क्यों इतने कमजोर हैं, क्यों वो ऐसी कमजोर कड़ी रखते हैं? और अगर कमजोर कड़ियां उनके साथ है तो उनको निकाल के बाहर करें। लोकतंत्र है, जनता उसको देखेगी कि नहीं मजबूत है, ईमानदार है। देखिए, ईमानदार तो राजनीति में भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है। कुछ किसी का दिखता है, किसी का नहीं दिखता है। चूंकि समय अच्छा है, आप जो भी कह दीजिए जनता एक्सेप्ट कर ले रही है। ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं है, लेकिन मुद्दों सरकार, दिक्कत क्या है प्रेजेंट गवर्नमेंट की, देश का विकास करेंगे तो हम ही करेंगे, इसलिए हमको हर जगह अपनी सरकार चाहिए, चाहे गिरा के करें चाहे ना गिरा के कहें।
हमको हर जगह पे एक पर्टिकुलर विचारधारा को लेके जाना है, लेकिन दिक्कत यह है कि लोकतंत्र है तो डिस्कशन का पॉइंट खत्म नहीं हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है कि इस समय मौजूदा सरकारें जो हैं, विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, वो किसी भी प्रकार का क्रिटिक बहुत पर्सनल ले लेती हैं। अगर पत्रकार कह देता है तो उसके ऊपर हमला कर देंगे, गिरफ्तार करवा देंगे, शिक्षक बोल देगा तो वहां पे चले जाएंगे। धीरे धीरे ये लोकतंत्र खत्म होते होते मैं तो देख रहा हूं कि ये डिक्टेटरशिप की तरफ ना चला जाए, बहुत चिंता का विषय है। फिर मैं अपनी बात कहूंगा कि जब तक इस देश के नेता या विधायक और मंत्री खड़ंजा बनाने वाले, नाली बनवाने का उद्घाटन करने वाले होते रहेंगे, तब तक ये हॉर्स ट्रेडिंग और ट्रेडेड हॉर्स पैदा होते रहेंगे। ठीक बात है नकवी साहब। देश का नेता जब तक पॉलिसी मेकिंग की तरफ नहीं जाएगा, हम उसका चुनाव नहीं करेंगे। ठीक बात तो ये इस तरह गरीब रख करके और नाली का उद्घाटन करके नेतागिरी मेरे ख्याल से बंद होनी चाहिए इस देश में। ठीक बात है, ठीक बात है। अरे साहब, नकवी साहब, हम देख फिर अंतिम जो आस है वो कानून की तरफ, कोर्ट की तरफ आ जाती है कि भाई मान लो अगर एक थोड़ा सा रेफरेंस चेंज करें, आज आजम खां को सजा हो गई, आज बहुत बड़ी खबर थी, तमाम डिस्कशन लोग करे हुए थे कि हेट स्पीच में, मानता हूं कि बहुत हेट स्पीच देते हैं वो निश्चित तौर पर, लेकिन इस देश में आजम खां से ज्यादा खतरनाक बात बोलने वाले लोग हैं। अभी हाल में बोला था उन्होंने, मैं डिटेल नहीं करूंगा, केवल रेफरेंस दे रहा हूं कानून को लेकर। तो ये बड़ी अजीब स्थिति है कि भाई अगर हमने बोल दिया तो वो वेद पुराण है, नकवी साहब ने बोल दिया तो हेट स्पीच है, नकवी साहब कर रहे हैं तो वो हार्स ट्रेडिंग है, दुर्गेंद्र चौहान सत्ता में है, ताकतवर हैं, वो कह रहे हैं ना ना ना, ये तो आत्मा की आवाज है, हृदय परिवर्तन कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। तो इसमें कानून की कोई भूमिका है क्या नकवी साहब? क्या स्वतः संज्ञान की कोई मसला है क्या? अनम्यूट करिए नकवी साहब अपने आपको। अब हो गया जी। जी दुर्गेश जी, आपने सवाल बहुत ही व्यापक, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा मुझसे कि अब कोई कानून के कोई भूमिका है, अदालतों की कोई भूमिका। हमने देखा कि आजम खान को हेट स्पीच में सजा हुई, जबकि एक एमपी कह रहा था इनका बाइकाट, बीजेपी का एमपी, मुसलमानों से सौदा मत लो। अनुराग ठाकुर ने जो कहा उसके बारे में हमारे हाईकोर्ट की जज ने कहा, वो तो मुस्कुरा के कहा था, उन्होंने हंस के कहा था। तो इस वक्त जो है फासिज्म का एक बदतरीन चेहरा हमारे मुल्क के अंदर है। जो चीज चल रही है देश के अंदर, उसके कई रीजंस हैं। मैं एक तो रीजन ये कहूंगा कि डेमोक्रेसी को चलाने के लिए सिटीजन्स को ड्यूटी टुवर्ड सोसाइटी का एहसास करना होगा। हमारी ड्यूटी है, उसको हम अंजाम दें। डेमोक्रेसी कोई इंसान नहीं चला सकता, डेमोक्रेसी सोसाइटी चलाती है। इस बात को हमें समझना होगा। अजीब बात है इस दुनिया में कि जो वहाँ डिक्टेटरशिप है, वहाँ डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई हो रही है कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, और हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है तो हम लोग जा रहे हैं डिक्टेटरशिप की तरफ। एक अजीब सा पहलू है। इसके बहुत से रीजंस है। दुनिया में एक ऑनस्लॉट हुआ है हमारी सिविलाइजेशन पर, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जहां वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ये कहा जाता है पैसा पैसा और अपने इंटरेस्ट को, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सर्व करो। ये जो ऑनस्लॉट है, लोग हिंदुस्तान में पैसे के लिए पागल हो गए। आप वोट खरीद रहे हैं, आप सरकारी अफसर को खरीद लें, जो करोड़ों रुपया अफसर कमा चुका है वो और चाहता है। तो ये एक ऐसे सिस्टम के अंदर एक हमें सांस ले रहे हैं जहां लूट तंत्र की तरफ हम जब ये जो हमारा लोकतंत्र है, उसको आप लोकतंत्र लूट तंत्र इसको कह सकते हैं। ये लूट तंत्र है। यहाँ पर डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए। और ये जो सबसे बड़ा सवाल मैं करूंगा सब लोगों से कि इस मुल्क की ताकत मजदूर है, मेहनतकश है, जिसने दुनिया के पर्दे पर आज हिंदुस्तान की जगह कायम कर दी है। लेकिन अफसोस कि हिंदुस्तान का कारपोरेट वर्ल्ड उस मजदूर को ही खत्म कर रहा है। आप ये समझिए, ये बहुत बड़ा एक चुनौती है। हिंदुस्तान की ताकत मनी नहीं है, पैसा नहीं है, फिजिकल पावर नहीं है। फिजिकल पावर तो देखिए नकवी साहब, एक आरोप और लगता है, आपने एक नई दिशा दी मंथन को। एक आरोप और लगता है कि जहां जहां सरकारें गिराने की मंशा होती है वहां कारपोरेट को घुसाना होता है, उसके पीछे मंशा ये भी है। ये भी आरोप लगाता है विपक्ष। दुर्गे जी, एक बात मैं और कहूंगा, मैं मोटिवेशनल मैंने कोर्ट का एक कथा का है, वो सुन लीजिए। नया हौसला, नई उड़ान भरनी है, मेहनत अब हमें सुबह शाम करनी है, नए खतरों से खेलना है, हमें फलसफे की एक नई किताब लिखनी है। हिंदुस्तान के समाज को एक नई फिलॉसफी की जरूरत है, जिससे कोई सब चीज से निपट सके। ये मेरा अर्ज करना होगा सब लोगों से। और सब लोग देख ही रहे हैं जो हो रहा है, उसके लिए कोई एक इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता। हमारी आवाज जो है वो लोग सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते। जी दुर्गे, ठीक बात।
राव साहब, मंथन अब अंतिम सोपान की तरफ है। वास्तव में जो ये चीज़ें हो रही हैं, अब कभी कभी देखने को मिलता है कि भाई ये सब लगातार कहीं ना कहीं कॉरपोरेट इन्वॉल्व हो रहा है, कहीं सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो, ठीक है पहले भी खूब इन्वॉल्व होता था, या तो हल्ला खूब मच रहा है कि कॉरपोरेट इन्वॉल्व हो रहा है हर जगह और सरकारें गिरा रहा। पहले भी हमने सुना है कि कॉरपोरेट तय करता था, लेकिन इधर कुछ ज़्यादा हो रहा है। और जहाँ सरकारें गिराओ, विधायक तोड़ो, वहाँ कहीं ना कहीं आर्थिक तंत्र जरूर इन्वॉल्व है बड़ा। ये किस तरीके से दर्शकों को समझाएंगे आप? नहीं, इसमें देखिए बिल्कुल दो राय नहीं है कि ये सारा घटनाक्रम जो भी हो रहा है वो क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने के लिए ही है। कहीं ना कहीं जो भी सरकारें, वो किसी भी प्रदेश में हो, कोई भी, चाहे वो केंद्र की सत्ता हो या जो भी हो, आप देखिए कि चुने हुए लोगों को, चुने हुए कॉरपोरेट्स को लाभ पहुंचाने का जो सिलसिला चल रहा है वो उससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। आज अगर हम कहते हैं कि साहब अडानी ने, अंबानी ने इतना धन और इतना पैसा जुटा लिया, जैसे आजकल व्हाट्सएप पे एक बड़ा मैसेज चल रहा है कि साहब हम बड़ा कहते हैं कि साहब सुंदर पिचाई जो है गूगल के सीईओ हो गए, तो हम बड़ा उस पर प्राउड फील करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और अडानी अंबानी जब यहाँ पर इतनी बड़ी आर्थिक गतिविधियां करते हैं तो हम जो है उनको कोसते हैं। ये किस तरह का जो है दोहरा हुआ है। तो मेरी किसी से बात हो रही थी तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई टाटा बिरला का उदाहरण हमारे सामने है, हम उनके वेल्थ को तो नहीं कोसते हैं, भाई उन्होंने उद्यम करके पैसा कमाया, लेकिन उनको किसी तरह का प्रश्रय नहीं मिला। आज जिस तरह का प्रश्रय मिल रहा है, या आज जिस तरीके से लाखों, राव साहब एक छोटा सा प्रश्न इसमें ऐड कर रहा हूं, क्या इंडस्ट्रियल्स को, क्या कारपोरेट को प्रश्रय नहीं देना चाहिए किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए? नहीं, प्रश्रय देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो फेयर होना चाहिए। आप देखिए कि फेयरनेस कहां बची है। जो आज भारतीय जनता पार्टी पे इतना बड़ा आरोप लगता है कि हम दो हमारे दो का, तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी तो दिखाई देती है। दो उद्योगपति अचानक से आते हैं और वो जो है विश्व के सबसे सर्वाधिक धनवान लोगों में एक हो जाते हैं, और कोई बहुत बड़ा उनका इतिहास नहीं है। अंबानी सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, अडानी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, तो ये कैसे संभव हो रहा है? तो इस पे तो सोचने की आवश्यकता है ही है। और मेरा मूल प्रश्न था, राव साहब वो बयान अनुत्तरित है, मेरा मूल प्रश्न था कि क्या कॉरपोरेट की भूमिका होती है जिस तरह की हार्स ट्रेडिंग, तोड़ फोड़, सरकारें राज्यों की गिराना, क्या उनके वहां बिजनेस हित इन्वॉल्व होते हैं? क्या साउथ में इस तरह का है कुछ? क्या निश्चित रूप से उनको पॉलिटिकल ताकत चाहिए, और इस खेल के वो पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हैं। देखिए, जो परिकल्पना हमारे यहाँ, जिस लोकतंत्र संविधान की परिकल्पना की गई थी, उसमें पूरी ताकत जो है वो जनता के हाथों में थी। जो डंग साहब ने कहा कि साहब 50 साल हम जिम्मेदार हम नहीं रहे हैं, लेकिन तब का लोकतंत्र आप देखिए तो क्या खूबसूरती से जो है पार्लियामेंट में नेहरू जी चाहते थे कि साहब लोहिया जी भी चुन करके आ जाएं, और अटल जी के लिए वो ये कहते थे कि ये आगे चल करके ये देश के प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन क्या आज की तारीख में आप लोकसभा में उस तरह का स्वस्थ लोकतंत्र देख रहे हैं, या एक दूसरे के प्रति आप सम्मान देख रहे हैं? किस तरह की भाषा हो गई, किस तरीके से एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिशें हो गई। ठीक बात। तो ये कहीं ना कहीं से चिंता का विषय है, और इसमें फिर एक पार्टी करती है तो फिर दूसरी पार्टी भी करने लगी है। वो कहते हैं कि साहब आपने हमको चोर कहा तो हम आपको लफंगा कहेंगे। तो ये जो भाषा, इवन टेलीविजन की भाषा बदली है, और संसद में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि साहब किस तरह की भाषा है, किस तरह के कृत्य हो रहे हैं। ठीक बात। और किस तरह से कॉर्पोरेट्स को पूरी ताकत आप खींच करके कॉर्पोरेट्स के हाथ में देते जा रहे हैं, पैसे का केंद्रीकरण होने लगा है, आम जनता त्राहिमाम कर रही है। तो ये सारे जो पास के फायदे हैं, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि पास के फायदे का जो दूरगामी परिणाम होने जा रहा है, जो दूर का नुकसान होने जा रहा है, ये बड़ा भयावह है। और जो लोग भी सत्ता में हैं, जिनकी भी एक जिम्मेदारी है, उनको ये सोचने की जरूरत है कि आज वो सत्ता में है, कल हो सकता ना रहे, लेकिन देश कहाँ जाए? ठीक बात। देश आज नहीं तो कल सवाल पूछेगा। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि भाई मेरी बड़ी आलोचना हो रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि इतिहास मेरे प्रति इतना बेरहम नहीं होगा,
तो आज कहीं ना कहीं लोग इस बात को कह रहे हैं ना कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में जो है महंगाई इतनी विकराल नहीं थी, गैस 400 रुपए में मिल रही थी, पेट्रोल जो है $140 पर बैरल होने के बावजूद जो है साहब 70-80 रुपए में मिल रहा था। तो ये बातें क्यों आ रही हैं? ठीक बात है, बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल बड़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कहा। अब मंथन चूंकि अंतिम सोपान पे है, बहुत संक्षिप्त में डंग साहब, बहुत संक्षिप्त में रिएक्शन चाहूंगा। मैं राव साहब की बात से 100% तो नहीं, काफी हद तक सहमत हूं। मैं फिर आपके दोहराना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से, इन डेमोक्रेसी यू गेट ए गवर्नमेंट यू डिजर्व। हमने अपने यहाँ के मतदाता को, जो 1947 में लोकतंत्र को स्वीकार करते समय हमें वो पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए। हम अपने मतदाता को लोकतंत्र के लिए मानसिक रूप से और भावनात्मक स्तर तक तैयार नहीं कर पाए, और यह एक दिन का काम न था और न है। ठीक बात। इसको बदलने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। ठीक बात है, क्योंकि आज वो केंद्र में सत्ता में है, अधिकांश प्रदेशों में सत्ता में है। ठीक बात है। जावेद साहब, हम उस दिशा में निश्चित रूप से कदम उठा रहे हैं। डंग साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि भाई आपने क्यों नहीं किया, ये जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई आपने। बहुत जल्दी में दीजिएगा जवाब, 20 सेकेंड। जावेद साहब, ये कारपोरेट्स के बल पर चुनाव लड़ना और कारपोरेट्स को आगे बढ़ाने की परंपरा भी कहीं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही शुरू हो गई। ठीक बात। डंग साहब पूरी बात आ गई। अब चूंकि समय इजाजत हमें नहीं दे रहा है, इसलिए जावेद साहब की टिप्पणी लेते हैं। बोलिए जावेद साहब। बहुत सारी साफ कह दिया डंग साहब ने, बड़े साफ हृदय के व्यक्ति हैं वो, साफ कह दिया है। वो कोई लाग लपेट पार्टी वार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, वो देश की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे प्रवचन दिए। 8 साल से सत्ता में ये है, केवल इन्होंने उद्योगपतियों का तुष्टीकरण किया है और गरीबों का खून चूसा है, और कुछ नहीं। 8 साल का लेखा जोखा यही है। ठीक बात है। प्रोफेसर डॉक्टर अजय आर्य, फाइनल कमेंट बहुत जल्दी में। नहीं, सही बात कह रहे हैं हनुमंत राव साहब भी और डंग साहब भी, बहुत हद तक मैं सहमत हूं। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो न्यू 1947 में पड़ जानी चाहिए थी वो नहीं पड़ी। जो आज चल रहा है वो तो कभी नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अगर इस तरह से आर्थिक रूप से देश 2-3 लोगों के हाथ में चला जाएगा तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बदतर हालत में हम लोग पहुंच जाएंगे, और देश साहूकारिता से बड़ी मुश्किल से मुक्त हुआ है। साहूकारिता से लेकर डिक्टेटरशिप की तरफ आप लेके जा रहे हैं प्रेजेंट सरकारें। मेरा कहना है कि अगर इतना मेहनत करके आप यही कर पा रहे हैं तो बेहतर है कि ना करें। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर डॉक्टर अजय आर्य आपका बहुत धन्यवाद। राव सर आपका धन्यवाद। डंग साहब आपका धन्यवाद। जावेद साहब आपका धन्यवाद, और धन्यवाद नकवी साहब का भी, और धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में हम कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के रंग आपको दिखाते हैं। इस कार्यक्रम, ये जो लगातार इस कार्यक्रम के जो अंतिम सेगमेंट में हम भारत जोड़ो यात्रा के कुछ नए और ताज़ा दृश्य आपको दिखाते हैं। चलिए आज आपके लिए हम कुछ लेकर आए हैं इस भारत जोड़ो यात्रा की कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपको अच्छी लगेंगी। राहुल गांधी ढोल बजा रहे हैं और वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सबके हैं और सब उनके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।